हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री +2 क्लास की। हमारा चल रहा था हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स चैप्टर। हमने इनकी प्रिपरेशन कर ली थी। प्रिपरेशन हमने हेलो एरिन की अलग से की थी, हेलो एल्केन्स की अलग से की थी। अब हमारे पास प्रिपरेशन के जस्ट बाद आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज भी किसकी आएंगी? हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स की। एक बार फिर से लिख लेता हूं मैं। हेलो एल्केन्स को हम कॉमनली लिख सकते हैं RX से, हेलो एरिन को हम क्या लिख सकते हैं? ARX। AR का मतलब होता है एरिन्स, मतलब बेंजीन रिंग। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी है पहले ही बता देता हूं बच्चों में। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, वो सभी यूनिट की कॉमन होती है। अगर आपको यहां पे जो भी मैं बताता हूं इस यूनिट में, अगर आपको अच्छे से फिजिकल प्रॉपर्टी आ जाती है तो ये समझो आगे के जो चैप्टर्स हम करेंगे वो भी आपको साथ साथ तैयार हो जाएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए। क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज में रूल्स सेम रहते हैं। हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेक कैसे करते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या क्या देखते हैं, चलिए देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले देखी जाती है स्टेट, यानी कि आपके जो हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स है वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैसिज है। बहुत ही कम पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन आपसे, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए हेलो एल्केन्स आपके कैसे है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैसिज है। तो हम अगर स्टेट की बात करें तो हमारे पास स्टेट की बात करने के साथ साथ हमें कुछ और भी बताना होगा। इसके अंदर क्या बताना होगा? जो आपके ये हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स है, ये होते हैं बेटा कलरलेस। कैसे होते हैं आपसे ये पूछा जाता है। किस टाइप के होते हैं? ये कलरलेस होते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन तो ये सही है भाई, ये कलरलेस तो होते हैं, लेकिन यहां पे कलरलेस के साथ साथ अगर हम आयोडाइड्स और ब्रोमाइड्स को, आयोडाइड्स और ब्रोमाइड्स को, क्या मतलब है भाई आयोडाइड्स और ब्रोमाइड्स का? मतलब जिन हेलो एल्केन में आयोडीन प्रेजेंट है उनको मैं क्या लिख सकता हूं? RI। और जिन हेलो एल्केन में ब्रोमीन प्रेजेंट है उनको मैं क्या लिख सकता हूं? RBr। अगर ये दोनों में से कोई भी प्रेजेंट है, ये भी वैसे तो कलरलेस होते हैं, लेकिन अगर हम इनको एयर में एक्सपोज करते हैं, एयर में क्या किया जाता है बेटा? इनको एक्सपोज, तो ये कलरलेस नहीं होते। दीज बिकम्स कलर्ड। तो ये कैसे बन जाते हैं? कलर्ड बन जाते हैं। केवल और केवल किसकी बता रहा हूं मैं? आयोडाइड्स और ब्रोमाइड्स, क्लोराइड और फ्लोराइड नहीं, जिनमें फ्लोरीन हेलो एल्केन, फ्लोरीन हेलोजन प्रेजेंट हो या क्लोरीन प्रेजेंट हो, उनकी बात नहीं कर रहे। हम किन की बात कर रहे हैं? आयोडाइड्स की। और किन की बात कर रहे हैं? ब्रोमाइड्स। मतलब जिनमें आयोडीन हेलोजन प्रेजेंट है या ब्रोमीन हेलोजन प्रेजेंट है, उनको एयर में छोड़ देते हैं तो ये कलरलेस से कैसे बन जाते हैं? दीज बिकम्स कलर्ड। तो ये आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इनकी स्टेट की। स्टेट का मतलब है सॉलिड है, लिक्विड है या गैसिज है। तो मैं आपको कुछ बताता हूं। हमेशा एक बात पक्की है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कंफर्म है, जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी, मान लेते हैं एक तो मैंने लिया एक कार्बन का हेलो एल्केन, फिर मैंने ले लिया 2 कार्बन का हेलो एल्केन, फिर मैंने ले लिया 3 कार्बन का हेलो एल्केन। इन सब में कौन सा हेलोजन प्रेजेंट है? क्लोरीन। जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे तो हमेशा कार्बन बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है इनका क्या बढ़ता जाएगा? मोलर मास भी इंक्रीज होगा। क्या इंक्रीज हो जाएगा भी? मोलर मास इंक्रीज होगा, प्लस में साथ में क्या इंक्रीज होगा? साइज इंक्रीज होगा। जैसे जैसे अब इसमें एक कार्बन की चेन है, इसमें 2 कार्बन की, इसको अलग अलग लिखूं C2H5 को तो कैसे लिखेंगे? CH3 CH2। अगर इसको 3 कार्बन को अलग से तोड़ू तो क्या बनेगा? ये चेन बन गई। देखो चेन की लेंथ बढ़ रही है, चेन की लेंथ बढ़ेगी तो मोलर मास भी बढ़ेगा और साइज भी क्या होगा? इंक्रीज। अगर ये दोनों इंक्रीज होते हैं बेटा, अगर ये दोनों इंक्रीज होते हैं तो वहां पे चेन के अंदर वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है। वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेज। और ये अगर इंक्रीज होते हैं, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होते हैं, तो ये हमें बताते हैं कोई भी चीज सॉलिड होगी, लिक्विड होगी या फिर गैसिज होगी। ये अगर वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो होते हैं सॉलिड। अगर वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है या मीडियम है,
अगर मीडियम है तो वो होते हैं लिक्विड, और बिल्कुल ही वीक है वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो वो होते हैं गैसेज। तो यही क्वेश्चन इसी के बेस पे चल रही है, इसलिए कह रहा है कौन कौन से सॉलिड होंगे, कौन से लिक्विड होंगे, कौन से गैसेज होंगे। हमें एक दो बात बतानी होती है। तो अगर हम स्टेट की बात करें तो हमारे पास, मैं दो तीन एग्जांपल लेता हूं। एक है मिथाइल क्लोराइड या जिसको बोलते हैं क्लोरोमीथेन, एक आपके होता है मिथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोमीथेन, एक होता है इथाइल क्लोराइड, 2 कार्बन का क्लोरीन, और एक हमारे पास जिनके अंदर भी फ्लोरीन प्रेजेंट होता है। ये वाले जो होते हैं ना, ये तो होते हैं आपके गैसेज, ये तो कैसे होते हैं, गैसियस होते हैं। और इनको छोड़कर बाकी जितने भी हेलो एल्केन होते हैं वो या तो लिक्विड या फिर कैसे होते हैं, गैसेज। जैसे जैसे इनसे मान लेते हैं अब एक कार्बन का क्लोरीन प्रेजेंट है, 2 कार्बन वाले में भी क्लोरीन, ये गैसेज है। अगर अब मैं 3 कार्बन वाला क्लोरीन प्रेजेंट वाला हेलो एल्केन लूंगा ना, तो इसका मतलब ये कैसा मिलेगा, लिक्विड। और इसमें कार्बन बढ़ाता जाऊंगा तो ये लिक्विड से क्या बन जाएगा, सॉलिड। तो पहले छोटे जिनमें कम कार्बन है वो गैस, थोड़े से कार्बन बन जाएंगे लिक्विड, और भी कार्बन बढ़ जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, सॉलिड। तो ये जो स्टेट है ये किस पे डिपेंड करती है, मोलर मास। और मोलर मास कैसे बढ़ता है, जैसे जैसे कार्बन बढ़ते हैं। तो यहां पे देखो, इनको याद रखना, एक कार्बन का क्लोरीन वाला, एक कार्बन का फ्लोरीन वाला, एक कार्बन का ब्रोमीन वाला, और 2 कार्बन का क्लोरीन वाला, ये तो होते हैं आपके गैसियस। और बाकी जितने भी होते हैं, या फिर फ्लोरीन का और भी कोई ले सकते हो, 2 कार्बन का फ्लोरीन वाला, ये तो होते हैं गैसेज। इनसे ज्यादा कार्बन है तो वो हो जाएगा लिक्विड, और भी ज्यादा कार्बन है तो वो कैसा हो जाएगा, सॉलिड। ये था भी स्टेट आपसे पूछा जाए कैसे होते हैं, तो जिनमें कम कार्बन होते हैं, जिनका मोलर मास कम, वो गैसेज। जैसे ही थोड़े से कार्बन बढ़ जाएंगे तो मोलर मास इंक्रीज, मोलर मास इंक्रीज मतलब साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ता ना बेटा तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे। वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं, इस अर्थ के अंदर जितने भी कोई भी 2 चीजें हैं उनके बीच में अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्सन भी होता है। अगर बड़े साइज के ऑब्जेक्ट होंगे तो उनके अंदर वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे, छोटे साइज के ऑब्जेक्ट है तो उनमें अट्रैक्शन कम होगी। तो इसलिए कह रहा साइज बढ़ेगा तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे। और यही डिसाइड करते हैं कोई भी सब्सटेंस गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है। क्योंकि गैस, लिक्विड और सॉलिड, मान लेते हैं ये सब्सटेंस है ए नाम से, इसका दूसरा पार्टिकल है ए, एक और पार्टिकल इसका, इनके ये वाली अट्रैक्शन है ना, इनके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन, इसे बोलते हैं वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यही किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को डिटरमाइन करती है, स्टेट कैसी होगी। और दूसरा यही वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को भी डिसाइड करते हैं बेटा। तो ये था बेटा हमारे पास स्टेट का पता करने के लिए। स्टेट में सॉलिड, लिक्विड और गैस ही बताना, आपको कैसे बताओगे मैंने बता दिया। जिसमें कम कार्बन हो तो उसका मोलर मास कम, साइज स्मॉल होगा, साइज स्मॉल तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, वो गैसेज। थोड़ा सा साइज बढ़ जाएगा लिक्विड, और साइज बढ़ जाएगा तो कैसे हो जाएंगे, सॉलिड। लेकिन ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल प्रॉपर्टीज की। अगर हम बात करें तो सेकंड फिजिकल जो प्रॉपर्टीज आपकी है वो है बेटा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट चेक करेंगे तो आप कैसे बताओगे? मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट मेनली हमें हेलो एल्केन्स, एक दो एग्जांपल हेलो एरिन्स का देखना है। लेकिन मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आपको कैसे पता चलेगा? मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में बेटा 2 फैक्टर काम करेंगे। इट डिपेंड ऑन 2 फैक्टर्स। ये 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो 2 फैक्टर कौन कौन से हैं? सबसे पहला फैक्टर तो होता है आपको किसी भी 2 कंपाउंड का दिया जाए मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा या लो होगा ऐसे पूछा जाता है, तो सबसे पहले आप उन दोनों का मोलर मास चेक करोगे। मोलर मास चेक करने के बाद जिसका भी मोलर मास हाई होगा, जिसका भी मोलर मास कैसा होगा, हाई होगा, जिसका भी मोलर मास हाई होगा उसी का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों कैसे होंगे, हाई होंगे भी। जिसका भी मोलर मास हाई होगा उसी का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। ऐसा क्यों होगा? अभी अभी तो बताया था, जिसका मोलर मास हाई है इसका मतलब उसका साइज लार्ज है, और साइज लार्ज है तो उसमें कैसा अट्रैक्शन है,
वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कैसा है, हाई है। और वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो चीजें बताता है, स्टेट को भी बताता है, सेकंड मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को भी बताता है। लेकिन प्यारे बच्चों एक बात जरा सी पते की है, वो याद जरूर रखना। मान लेते हैं मेरे पास एक कंपाउंड है ए, एक कंपाउंड है बी, मुझे ये पूछने लग जाए इसमें किसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं हम। अब यहां पे आप क्या देखोगे, ए और बी में मान लेते हैं इसका मोलर मास 30 है। कितना भी इसका मोलर मास 30, इसका मोलर मास है 45। तो हम 30 से 45, इसका 30 इसका 45। अब आप कहोगे सर इसका मोलर मास हाई है तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। ऐसे नहीं, पहले पूरी बात सुनो मेरी, मैं क्या कह रहा हूं। ये जो मोलर मास है 15 तक का डिफरेंस, 1 से लेके 15 तक का अगर डिफरेंस है दो कंपाउंड में मोलर मास में, तो हम उसको नियरली कंपेरेबल मान के चलेंगे भी, इनका मोलर मास कंपेरेबल है। और कुछ एक्सेप्शनल केस भी आएंगे, वो हम बाद में देखेंगे। तो ये हम इन दोनों का मोलर मास कंपेरेबल मान के चलेंगे, तो वहां पे ये वाला फैक्टर काम नहीं करेगा। क्या था ये फैक्टर, जिसका मोलर मास हाई उसी का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई, ये वाला फैक्टर काम नहीं करेगा। उसके बाद आपके पास काम करेगा सेकंड फैक्टर। सेकंड फैक्टर क्या है वो सुन लो। अब मैं इन दोनों का मोलर मास मान के चल पड़ा, भाई कंपेरेबल है, क्योंकि 15 तक का डिफरेंस, मान लेते इसका 40 होता तब भी मैं यही मान के चलता भाई कंपेरेबल है, लेकिन अब हमने 45 माना, तो वहां पे सेकंड फैक्टर काम करेगा। सेकंड फैक्टर क्या है, सेकंड फैक्टर सुन लो। आप इन दोनों कंपाउंड में ये चेक करोगे क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं प्रेजेंट है किसी में भी, आपने चेक कर ली। मान लेते हैं ए के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बी के अंदर नहीं है। सेकंड आप चेक करोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं है। सेकंड कोई उसके अंदर पोलर बॉन्ड तो नहीं है, क्योंकि पोलर बॉन्ड जहां पे होता है, पोलर मैंने क्या बताया, जिसके अंदर एक पॉजिटिव टर्मिनल हो और एक कैसा टर्मिनल हो, नेगेटिव। अगर उसके अंदर पोलर बॉन्ड है तो उसके अंदर अट्रैक्शन होगी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तो आप चेक करोगे क्या उसमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन तो नहीं है। अगर ये भी नहीं है तो तीसरी कौन सी होती है, तीसरी बॉन्डिंग होती है उसमें वंडरवाल, वो तो हमेशा होती ही होती है सब में, तो वो तो फाइनली बचेगी बचेगी। तो यहां से आप हमने चेक किया, ए में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बी में मैं कह दूं ये सिंपल वंडरवाल बॉन्डिंग। तो वहां पे एक ही बात है, सबसे हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उसका होगा जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। दूसरे नंबर पे उसका होता है जिसमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है, और तीसरे नंबर पे उसका होता है जिसमें वंडरवाल अट्रैक्शन होती है। लेकिन एक बात फिर से सुनो बेटा, मैंने क्या बताया है, मैंने ये बताया मोलर मास जब कंपेरेबल हो तब पहले पहला फैक्टर अप्लाई करोगे। मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं तुम्हें। मान लेते हैं आपसे कोई ये पूछने लग जाए, अब आपसे ये पूछ लिया जाए अब ये पूछ लिया और यहां पे ये पूछ लिया, इन दोनों में किसका हाई हुआ। यहां पे सीधी सी बात है, इसका मोलर मास चेक करो, इसका मोलर मास, इसका मोलर मास मैं काउंट करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन, एक कार्बन का 12, 8 का कितना हो गया 96, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 11 13 15 और 3 18 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1, 18 ये हो गया, कितना हो गया 114। इसका और चेक करो, इसका 12, 3 हाइड्रोजन का 3 प्लस में एक फ्लोरीन का कितना होता है 90, कितना हो गया चेक करोगे 34। अब ये देखो मोलर मास किसका हाई है, इसका बहुत ही ज्यादा हाई है, तो सीधी सी बात है यहां पे पहला फैक्टर काम करेगा, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा हाई। लेकिन अब एक एग्जांपल और पेश करता हूं आपके सामने। दूसरा एग्जांपल क्या ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान लेते हैं मैंने ये भी नहीं लिया क्योंकि हम हेलो एल्केन यूनिट पढ़ रहे, तो हेलो एल्केन का ही लूंगा, ये मान लेते हैं मैंने एग्जांपल ले लिया। दूसरा एग्जांपल मैं कौन सा लूंगा, इससे इस ऑर्गेनिक यूनिट से पहले आपने +1 में ऑर्गेनिक पढ़ी थी जिसका नाम था हाइड्रोकार्बन, तो उसका एक कंपाउंड उठा लेता हूं, ये दो मैंने लिए और पूछने लग जाए आपसे किसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई है। दोनों का मोलर मास चेक करो, इसका तो अभी अभी चेक किया था 34, इसका कितना है 30 है,
कम कर लेना। दोनों का नियरली कैसा है, कंपेरेबल, तो पहला फैक्टर काम नहीं करेगा इस पे, तो फिर कौन सा फैक्टर काम करवाओगे, सेकंड फैक्टर। अब सेकंड फैक्टर में क्या क्या चेक करना है, पहले ये देखो क्या किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, नहीं है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आपको ये नहीं पता होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे चेक की जाती है, बेटा 3 एलिमेंट होने चाहिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन। इन तीनों में से कोई भी एलिमेंट किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है और वो हाइड्रोजन से अटैच्ड है, और वो किससे अटैच्ड है, इन तीनों में से कोई भी कंपाउंड में अगर ये एलिमेंट प्रेजेंट है और ये एलिमेंट किसके साथ जुड़े होने जरूरी है, हाइड्रोजन, तो इसका मतलब उस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जरूर है। यहां पे देखो फ्लोरीन तो है लेकिन ये किससे नहीं जुड़ा हुआ, हाइड्रोजन से नहीं, ये किससे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ। बेटा कभी ये सर ये तो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ, नहीं, ये किससे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। इसमें तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन ही नहीं है, इसलिए इन दोनों कंपाउंड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो फिर क्या है, दूसरा देखो पोलर। पोलर बॉन्ड कैसे बता रखा है, इस फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है इसलिए इस पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, और इस कार्बन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के बीच में हमेशा कैसा बॉन्ड होता है, पोलर। पोलर बॉन्ड है तो इसमें कौन सी अट्रैक्शन होगी, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, इसमें डाइपोल डाइपोल है। इसमें और चेक करो क्या इसमें है, इसमें कोई भी पोलर बॉन्ड नहीं है। कैसे पता चला, अरे कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, सेम एलिमेंट के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कभी भी पोलर नहीं होता उसके अंदर, तो यहां पे कौन सी अट्रैक्शन हो गई, वंडरवाल अट्रैक्शन। तो अब आप बता दो, खुद ही बता दो, पहला फैक्टर काम नहीं करा, दूसरा फैक्टर काम करवाया, क्यों करवाया, क्योंकि इनका मोलर मास नियरली सेम था। तो अब आप ये बताओ इसका आई होगा या इसका, अरे सिंपल सी बात है, जिसके अंदर डाइपोल होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, सबसे मैंने आई बताया था जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो नहीं है तो फिर डाइपोल डाइपोल वाले का, तो इसका हाई होगा और इसका कैसा होगा, लो होगा। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बेटा ऐसे चेक किया जाता है। अब आपके पास मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट तो आपने पता चल गया भी कैसे, लेकिन अब प्रेजेंट यूनिट में आ जाओ। प्रेजेंट यूनिट में ये है हेलो एल्केन्स का, बताओ हेलो एल्केन की कंपैरिजन किससे होती है, बेटा मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। हमेशा जो पिछली यूनिट पढ़ी थी आपने ऑर्गेनिक की, और पिछली यूनिट आपने +1 में पढ़ी थी हाइड्रोकार्बन, वहां पे हमने कार्बन और हाइड्रोजन के एल्केन, एल्कीन, एल्काइन बोलिए थे ना, उनकी कंपैरिजन आपको हेलो एल्केन से करनी है। और हेलो एल्केन से जब आप कंपेयर करोगे तो आप खुद बता सकते हो इजीली, कैसे, मोलर मास अगर हाई होगा जिसका तो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई। अगर ये फैक्टर काम नहीं कर रहा तो हम ये मान के चलते हैं हमेशा ऑर्गेनिक में भी मोलर मास नियरली सेम है, इसलिए हमेशा हम कौन सा फैक्टर काम करवाते हैं, सेकंड फैक्टर, क्योंकि सिलेबस में जब भी ऐसे एग्जांपल आते हैं तो वो मोलर मास आपको ऐसे मिलेगा जैसे इनका कंपेरेबल है। तो अब आप ये बताओ हमारे पास जो एग्जांपल है वो क्या है, एक तो हमें पढ़ना है RX मतलब हेलो एल्केन, और दूसरे हमने पढ़ने हैं जो हमने 11th में पढ़े थे हाइड्रोकार्बन, जिनके अंदर क्या होते हैं, सिंपल एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन हो या आपका एल्कीन हो या फिर आपका एल्काइन हो, इनके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है, और दो सेम एलिमेंट के बीच में बॉन्ड पोलर नहीं होता, तो इनके अंदर तो हमेशा कौन सी अट्रैक्शन होती है, वंडरवाल फोर्स। सेकंड, इनके अंदर डाइपोल नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि सेम एलिमेंट के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन होना चाहिए, वो इनमें नहीं है। रही बात, ये तो हो गया आपका। अब RX जो हमारी प्रेजेंट यूनिट चल रही है हेलो एल्केन, उसको देखो। हेलो एल्केन्स में क्या है, हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लेकिन ये हाइड्रोजन से नहीं जुड़े हुए हैं, फ्लोरीन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती। तो इनमें कौन सी होती है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, यूनिट स्टार्ट की तब, हेलोजन पे होता है नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर होता है पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड होता है पोलर, इसलिए इनमें कौन सी अट्रैक्शन होती है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तो अब आप खुद ही बता दो किसका हाई होगा, तो हम ये कहेंगे जो हमारे हेलो एल्केन्स है इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो हमने +1 में हाइड्रोकार्बन पढ़े थे उनसे कैसा होगा, हाई। क्यों, बिकॉज दीज कंटेन स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू पोलर बॉन्ड। कैसा बॉन्ड होता है इनके अंदर, पोलर। मैंने बताया नहीं था, एक जगह हमने पढ़ा था नेचर ऑफ CX बॉन्ड, उसमें बताया था ये बॉन्ड कैसा होता है, पोलर। पोलर होने के कारण डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, इसलिए इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है बेटा, हाई होता है। हो जाएगा आगे। अब हम देखते हैं, अब हमारे पास ये तो पता चल गया हमें, अब हमारे पास क्वेश्चन एक और उठ के आ गया। एक और क्वेश्चन क्या आ गया आपके पास, अगर हमारे पास ओनली हेलो एल्केन गिवन हो,
ओनली हेलो एल्केन्स गिव। हेलो एल्केन भी मान लेते हैं मेरे पास R सब में सेम है, या फिर आपको ये कार्बन की चेन ले ली, एक का CH3F, एक का CH3Cl, एक का CH3Br और एक का CH3I, और आपसे पूछने लग जाए किसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। अब तो यहाँ पे कोई हाइड्रोकार्बन भी नहीं है, सारे हेलो एल्केन है, अब कैसे बताओगे? वही फैक्टर काम करेंगे बेटा दो। कौन सा? सबसे पहले आप मोलर मास चेक करो। मोलर मास अगर देखोगे इसका इन चारों में, ये तो सब में सेम है, सेम है या नहीं है? डिफरेंस तो इसमें फ्लोरीन आ गया, इसमें क्लोरीन आ गया, इसमें ब्रोमीन आ गया, इसमें आयोडीन। इन एलिमेंट्स के कारण इनके मोलर मास में चेंज आएगा। इसका मोलर मास कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 का 1, 3 का 3, 15, प्लस में इसका कितना होता है अभी? क्लोरीन का 19, कितना हो गया? 34। यहां पे इसका 15 प्लस में क्लोरीन का 35.5, कितना हो गया? 50.5। यहां पे इसका 15 प्लस में इसका कितना होता है? 80, कितना हो गया? अभी दोनों को मिलाएंगे 95। यहां पे इसका होता है 15 प्लस में इसका होता है 127, कितना हो गया टोटल? 142। देखो अब कंटिन्यूसली देखो 35 से 50.5 पे पहुंच गया। मोलर मास क्या हो गया? इंक्रीज। यहां से चले यहां पे भी मोलर मास इंक्रीज, यहां से यहां पे चले तो मोलर मास क्या हो रहा है? इंक्रीज। अगर मोलर मास इंक्रीज तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? इंक्रीज। इसलिए सबसे हाई किसका होगा? जब कार्बन चेन सेम हो तो सबसे हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आयोडीन वाले का, क्योंकि उसका मोलर मास हाई, उससे कम ब्रोमीन वाले का, उससे कम क्लोरीन वाले का, और सबसे कम किसका होगा? फ्लोरीन। इसलिए मैं ये लगा सकता हूं जिसमें भी R का मतलब कार्बन चेन सेम हो तो सबसे लो मेल्टिंग पॉइंट फ्लोरीन वाले का, उससे थोड़ा सा हाई क्लोरीन वाले का, उससे हाई ब्रोमीन वाले का, और उससे भी हाई किसका हो जाएगा बेटा? आयोडीन वाले का। तो जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाएंगे तो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मोलर मास के साथ क्या होता है? इंक्रीज होता है। एक प्रॉपर्टी ये भी थी जो हमसे पूछा जा सकता है, हो जाएगा। ये था भी एक और फैक्टर। अब हमारे पास एक और है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में, एक तरीके से और भी क्वेश्चन आ सकता है, कर दो बेटा इसको साथ। तो आगे हम देखते हैं एक और फैक्टर कौन सा काम करता है। एक और फैक्टर हमारे पास है, अगर मान लेते हैं ऐसे आपके पास आ जाए, ये मेरे को दिया हुआ है, मान लेते हैं एक ये है, एक और आपके पास ये है, और एक और मेरे पास ये है। आपके पास ये 3 कंपाउंड है, तीनों हेलो एल्केन, और तीनों में कौन सा हेलोजन है? क्लोरीन। तीनों हेलो एल्केन लिए हुए हैं, तीनों में हेलोजन प्रेजेंट है क्लोरीन। तीनों का मोलर मास निकाल के देख लो, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। 12, 1 2 3 4 कार्बन है, एक कार्बन का 12, 4 का 48, 3 5 7 9 हाइड्रोजन है 9, क्लोरीन का 35.5। आप काउंट कर सकते हो, काउंट करोगे तो 57 और प्लस 35.5 कितना हो जाएगा? 0.5 है, 2 है, और ये 92.5, सबका 92.5 है, इसका भी 92.5, इसका भी 92.5। तो पहला फैक्टर तो मोलर मास कैसा हो गया? सेम। मोलर मास सेम, तो सेकंड फैक्टर पे आओ। सेकंड फैक्टर में क्या देखते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या चाहिए? नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन सब में सेम है क्योंकि सब में क्लोरीन है। तो अब क्या होगा भाई? ऐसा अगर आ जाए तो फिर एक और तीसरा फैक्टर काम करने लग जाता है। फिर हम देखते हैं ब्रांचिंग। आप ब्रांचिंग चेक करोगे इसके अंदर, ब्रांचिंग देखो एक बार। अगर हम ब्रांचिंग इसके अंदर देखते हैं, जिसके अंदर ब्रांचिंग होती है उसके अंदर क्लोज पैकिंग नहीं हो सकती, नो क्लोज पैकिंग। जिसके अंदर ब्रांचिंग होगी उसके अंदर क्या नहीं हो सकता? नो क्लोज पैकिंग। अगर क्लोज पैकिंग नहीं होगी तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उसका कैसा होता है? अभी लो। अब इन तीनों में सबसे ज्यादा ब्रांचिंग इसके अंदर है। ये देखो साइड ब्रांच, ब्रांचिंग होने के कारण नो क्लोज पैकिंग। क्या मतलब है? एक बार इसी से समझाता हूं। 1 2 3 4 कार्बन की चेन, इनको हम ऐसे लिखते थे 1 2 3, ये 4, और यहां पे ये क्लोरीन। अब इसी का दूसरा अगर ये आ गया, देखो एक और आ सकता है, नहीं आ सकता? इसी का एक और मॉलिक्यूल ऐसे, इसके कितने भी मॉलिक्यूल आए ये एक दूसरे के साथ ऐसे क्लोजली पैक्ड हो सकते हैं। लेकिन इसमें देखो तीसरी कार्बन पे ब्रांचिंग, ये देखो 1 2
ये 3, एक ये इसकी ब्रांचिंग आ गई और ये क्लोरीन जुड़ गए। अब मैं इसके साथ में इसका दूसरा मॉलिक्यूल लाऊंगा तो इतनी दूर रहेगा, क्यों रहेगा, ये ब्रांचिंग इस मॉलिक्यूल को इसके नजदीक नहीं आने देगी, इसलिए इनमें अट्रैक्शन कैसी होगी, वीक। तो ब्रांचिंग के कारण क्लोज पैकिंग नहीं होगी, इसलिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो। तो इन तीनों में बताओ सबसे ज्यादा ब्रांचिंग इसकी है, तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे लो इसका, वेरी लो। इसका कैसा होगा, मीडियम, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग कम है, इसमें बिल्कुल भी ब्रांचिंग नहीं है, तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, हाई। तो पता चल गया बेटा, कैसे बताओगे आप, ब्रांचिंग के केस में भी ब्रांचिंग आ जाए तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, लो। ये था भी आपके पास मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हेलो एल्केन्स का, हो जाएगा। अब हम देखते हैं हेलो एरिन्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। आपके सिलेबस में मात्र 2-3 एग्जांपल है जो इंपॉर्टेंट है, बाकी तो वही रूल सेम है, मैंने बता दिए इस यूनिट में। आगे वाली यूनिट में जाएंगे तब भी आपके यही रूल रहेंगे, बस आप 2 फैक्टर को याद रखना बेटा, मोलर मास, सेकंड वो 3 चीजें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन तो नहीं है, और तीसरा क्या बताया मैंने आपको, वंडरवाल अट्रैक्शन तो होती ही है। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले का, दूसरे पे डाइपोल वाले का, और तीसरे पे किसका होगा, वंडरवाल वाले का। अब हेलो एरिन्स में भी आपसे क्या पूछा जाता है, हेलो एरिन्स में क्वेश्चन ये आता है, आपके पास बेंजीन रिंग है, एक केस में फ्लोरीन प्रेजेंट है, एक केस में बेंजीन के ऊपर क्लोरीन है, एक केस में बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन है, और एक केस में बेंजीन के ऊपर आयोडीन है। किसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा? अरे सिंपल सी बात है, ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है, सब में बेंजीन रिंग सेम है, चेंज कहां पे है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आयोडीन का मोलर मास सबसे हाई, इसलिए जब इसके मोलर मास में जुड़ेगा तो सबसे हाई मोलर मास इसका, उससे कम ब्रोमीन वाले का, उससे कम क्लोरीन वाले का, सबसे कम किसका होगा, फ्लोरीन, इसलिए सबसे हाई किसका होगा, आयोडीन वाले का, उससे कम ब्रोमीन वाले का, उससे कम क्लोरीन और सबसे कम क्लोरीन। ये तो अभी हुआ ही था जस्ट, ये तो हमारे पास। लेकिन एक और क्वेश्चन इसमें क्या पूछने का बनता है, एक और क्वेश्चन आपसे पूछने का ये बनता है, तीनों केसेस में हमने क्या किया, ये ले लिया एक ये ले लिया और एक ये, इसे क्या बोलते हैं भाई, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, यही बनता होगा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। इसको हम क्या बोलते हैं, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, और इसको हम क्या नाम देते हैं, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। क्वेश्चन आपसे ये बनता है, इन तीनों में किसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई है? कई बार सीबीएसई बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, नीट के क्वेश्चन में ये आ चुका है बेटा। अब इनके केस में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आप कैसे चेक करोगे? हम यहां पे मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर देखते हैं पहले, क्योंकि यहां पे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। मेल्टिंग पॉइंट हमेशा एक पर्टिकुलर फैक्टर पे भी डिपेंडेंट होता है, वो फैक्टर जहां पे इस टाइप के क्वेश्चन हो वहां पे मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है बेटा, याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है सिमिट्री पे, सिमिट्री जिसकी होगी इसका मतलब उसके अंदर क्लोज पैकिंग, सिमिट्री प्रेजेंट तो वहां पे क्या होगी, क्लोज पैकिंग। अगर पैकिंग क्लोज है तो आपको पता है क्लोज पैकिंग होगी तो मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा बेटा, हाई। तो अब ये बताओ इन तीनों में सिमेट्री किसके अंदर प्रेजेंट है? इसके अंदर देखो भी बिल्कुल स्ट्रेट है, कोई साइड में ब्रांचिंग नहीं दिख रही है, ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट है या नहीं है, इसके अंदर सिमेट्री है, इसलिए सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, पैरा वाले का होगा, पैरा वाले का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे हाई। दूसरे पे किसका होगा, मेल्टिंग पॉइंट सिमिट्री के बाद, जब सिमिट्री काम करने के बाद दूसरा फैक्टर होता है जिसके ऊपर मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करती है थोड़ी बहुत, वो डिपेंड करती है भाई डाइपोल पे, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन पे भी डिपेंडेंट होता है। लेकिन पहले सिमिट्री देखते हैं, सिमिट्री के साथ साथ फिर ये डाइपोल पे डिपेंडेंट होता है। अगर हम डाइपोल डाइपोल की बात करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब आपके पास ये दो रह गए, दूसरे पे किसका आएगा, क्वेश्चन ये है। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन उसी के अंदर ज्यादा होता है जिसका डाइपोल मोमेंट हाई होता है। ये क्या नहीं बोला है भाई डाइपोल मोमेंट, ये आपने 11th में पढ़ा था भाई, लेकिन फिर भी एक छोटा सा आपको क्लू दे देता हूं जो आपको समझ में आ जाएगा। अगर ऐसा कोई भी कंपाउंड आपके पास है और आपको इसका डाइपोल मोमेंट चेक करना हो तो आप कैसे चेक करोगे, जरा देखो,
ये यहां तक सेंटर तक आएगा, इसका सेंटर, और ये एंगल पे डिपेंड होता है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला है वो होता है μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस 2μ1 μ2 cos थीटा, ये होता है अभी अंडर द रूट। यहां पे ये थीटा बताता है हमारा क्या होगा, इस बॉन्ड का डाइपोल μ1, इसका डाइपोल μ2, बाकी आपको ये थीटा बताएगा। यहां पे जो थीटा की वैल्यू वो 60 डिग्री है, यहां पे थीटा की वैल्यू 120 डिग्री है, और यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री। ठीक है, अब इसका तो सिमेट्री के कारण मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाई हो गया। अब दूसरा, इन दोनों में से देखना आपको, इन दोनों में से भी क्या देखना है, किसका डाइपोल मोमेंट हाई है। अगर आपको याद हो तो cos 60, क्योंकि थीटा की जगह 60 रखेंगे, इसमें कितना आएगा cos 120। cos 120 में और cos 60 में किसकी वैल्यू ज्यादा होती है, cos 60 की। अरे अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो इन सब का जोड़ भी हमारे पास क्या आएगा, हाई। और इसका डाइपोल मोमेंट अब कैसा हो गया, हाई। अगर इसका डाइपोल मोमेंट हाई हो गया तो इसके अंदर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी कैसे हो गए, स्ट्रॉन्ग। अगर स्ट्रॉन्ग है तो दूसरे पे कौन सा आएगा आपके पास, ऑर्थो वाला, और सबसे लास्ट में किसका आएगा अभी, मेटा वाले का। ये आपके पास है मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर, किसका भी, डाइक्लोरोबेंजीन का। डाइक्लोरोबेंजीन क्यों लिखा मैंने, भी हो सकता है मेटा भी हो सकता है और पैरा भी हो सकता है। दूसरा क्या है आपके पास, अब ये तो था हमने मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, हो जाएगा बेटा, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सेकंड आपके पास है बॉइलिंग पॉइंट, इन्हीं तीनों का बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट पे किस पे डिपेंड करता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है बेटा, ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है डाइपोल पे, डाइपोल मोमेंट के ऊपर। बॉइलिंग पॉइंट ओनली डिपेंड ऑन डाइपोल मोमेंट, डिपेंड ऑन डाइपोल मोमेंट, ये केवल और केवल डाइपोल मोमेंट। अब सबसे हाई डाइपोल मोमेंट किसका है, ऑर्थो वाले का। अगर डाइपोल मोमेंट हाई है तो अभी अभी बताता है इसके अंदर कैसी अट्रैक्शन होगी, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, जो कि स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये ओनली डिपेंड करता है किसके ऊपर, डाइपोल मोमेंट के ऊपर। तो सबसे हाई होगा किसका होगा भाई, ऑर्थो वाले का। दूसरे पे कौन सा आएगा अब आपके पास, दूसरे पे फिर से वही, इसका डाइपोल मोमेंट हाई है, इसका डाइपोल मोमेंट होगा भाई 0। क्यों होगा 0, क्योंकि इसके अंदर जो कोस है वो 180 है और कोस 180 होता है 0। ठीक है, ये आपके पास आएगा 0। अगर ये आपके पास 0 आएगा और इसका थोड़ा बहुत डाइपोल मोमेंट होगा, इन दोनों में से हम अगर देखते हैं, जब हमने प्रैक्टिकली देखा तो दूसरे नंबर पे जो बॉइलिंग पॉइंट था वो आपके पास पैरा वाले का था, और सबसे लो किसका था, मेटा वाले का। ये हमें याद रखना होता है। सिर्फ यहां पे तो आप इतना बता सकते हो, इसका हमारे पास रीजन है क्योंकि यहां पे ऑर्थो और मेटा में, यहां पे मेटा और पैरा में कोई रीजन नहीं। ऑर्थो वाले का रीजन है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ओनली किस पे डिपेंड करता है, डाइपोल मोमेंट के ऊपर। ऐसे केसेस में इसका डाइपोल मोमेंट हाई तो इसमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हाई, और वो हाई है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, हाई। दूसरे पे पैरा और मेटा में कौन आएगा, जब प्रैक्टिकली देखा गया तो दूसरे पे पैरा का था, सबसे लास्ट में किसका आएगा, मेटा वाले का। ये हमने कैसे पता चला भाई इनका डाइपोल मोमेंट, इस फॉर्मूले से। कोस एंगल की हमें वैल्यू पता होना चाहिए, cos 180 0, तो इसका डाइपोल मोमेंट होता है 0। इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, कुछ ना कुछ है, इसका डाइपोल मोमेंट इससे हाई है, इसलिए हमारे पास ये था कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हेलो एरिन्स में इन तीन कंपाउंड का पूछा जाता है, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, या फिर किसका पूछा जाता है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, हो जाएगा। ये था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अभी मेल्टिंग पॉइंट के मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए बॉइलिंग पॉइंट के सारे इंपॉर्टेंट। अब आपके पास थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ही हैं जो हमसे पूछ सकते हैं हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर, या आपको कोई भी एग्जांपल देके पूछा जा सकता है। अब हमारे पास है भी सेकंड, थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज है। थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी है अभी, वो आपको अक्सर मिल जाती है सोलुबिलिटी। ये दो प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और सोलुबिलिटी, यही मेन होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में और कुछ नहीं है। सोलुबिलिटी आप सबसे पहले हेलो एल्केन्स चैप्टर पढ़ रहे हैं, हेलो एरिन्स चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इनकी सोलुबिलिटी वाटर में चेक की जाती है, क्या ये वाटर में सोलुबल है या फिर इनसोलुबल है। तो मैं एक ही बात बता देता हूं, बहुत बार आपके बोर्ड में क्वेश्चन रिपीटेड है ये वाला,
हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स वाटर में सोलुबल है या इनसोलुबल है। वैसे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, जो कोई भी सब्सटेंस पोलर नेचर का होता है, जो कोई भी सब्सटेंस पोलर नेचर का होता है, एनी सब्सटेंस पोलर नेचर कैन डिजोल्व इन वाटर। वो किस में डिजोल्व हो सकता है? अभी डिजोल्व इन H2O। क्यों? क्योंकि जो आपका खुद H2O वो भी कैसा नेचर का होता है? पोलर नेचर का होता है। और हमारी केमिस्ट्री में एक रूल है, लाइक डिजोल्व लाइक। इसके अकॉर्डिंग क्या चलता है? अभी अपने जैसा अपने जैसे में ही मिल सकता है, यानी कि जिसका नेचर पोलर होगा वो पोलर में घुलेगा, जिसका नॉन पोलर होगा वो किस में घुलेगा? नॉन पोलर में। वाटर हमारा टूट जाता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, पोल्स में डिसोसिएट हो गया, इसलिए वाटर कैसा नेचर का होता है? पोलर। और कोई भी सब्सटेंस जो पोलर होगा वो कैसा होगा? वाटर में डिजोल्व होगा। अब हम यहां पे बात करें हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स की, हमने पढ़ी थी ये लेस पोलर होते हैं। बताया था एक जगह जहां पे हमने CX बॉन्ड का नेचर पढ़ा था, अगर नहीं है तो आप फर्स्ट या सेकंड वीडियो में देख सकते हो CX बॉन्ड के नेचर को। ये लेस पोलर थे, लेस पोलर थे तो ये वाटर में क्या होने चाहिए? पोलर कम है तो कम ही डिजोल्व होंगे, सिंपल सी बात है। तो दीज आर लेस सोलुबल इन वाटर या स्लाइटली सोलुबल इन वाटर। अगर पोलर नेचर बहुत ज्यादा होता ना तो ये वाटर में पक्का सोलुबल होते भी। तो इसलिए हम क्या लिखते हैं यहां पे, इनका नेचर लेस पोलर है तो वाटर में भी ये लेस सोलुबल है। दीज आर स्लाइटली सोलुबल इन वाटर, स्लाइटली सोलुबल। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन लिख लो, मैं बता देता हूं क्या पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, हेलो एल्केन्स आर पोलर इन नेचर yet these are insoluble in water. हेलो एल्केन्स आर पोलर इन नेचर yet these are insoluble. पोलर होने के कारण भी ये इनसोलुबल क्यों है? मैंने स्लाइटली सोलुबल लिखा है, वो तो बिल्कुल ही ये लिखेंगे इनसोलुबल इन वाटर। व्हाई? ये स्लाइटली सोलुबल क्यों होते हैं वाटर में, हेलो एल्केन्स या हेलो एरिन्स? या फिर आपसे पूछा जाता है व्हाई दीज आर इनसोलुबल इन वाटर। इसका रीजन क्या है? तो आज मैं आपको सोलुबिलिटी की एक्चुअलिटी बताता हूं, कैसे सोलुबल होते हैं। ओके, तो आप देखते जाइए एक बार। अब आप किसको डिजोल्व कर रहे हो? मैं इनको हेलो एल्केन्स को एक सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूं RX, ये लिख दिया। अब RX मैंने कोई एक बीकर में ये RX यानी कि कोई भी हेलो एल्केन ले लिया, क्या उसमें एक ही मॉलिक्यूल होगा? पता नहीं RX के कितने मॉलिक्यूल्स, तो उन सबको मैं लिख रहा हूं RX के ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, ये बहुत सारे हैं, मैंने 3-4 ही लिखे। इन मॉलिक्यूल्स के बीच में ये अट्रैक्शन होती है भाई, ये अट्रैक्शन इसी, क्योंकि इस पे नेगेटिव होता है, इस पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, तभी तो इनके अंदर ये कौन सी अट्रैक्शन क्रिएट हो रही है? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। कौन सी अट्रैक्शन? डाइपोल अट्रैक्शन। ये इनके अंदर अट्रैक्शन होती है। फिर मैं इसको डिजोल्व किस में कर रहा हूं? वाटर, तो वाटर को भी लेना पड़ेगा आपको। ये आपके पास वाटर है, ये वाटर 2-3 मॉलिक्यूल्स है। वाटर के मॉलिक्यूल्स में ये रही, ये कौन सी बॉन्डिंग होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। हो गया। अब मैं इन दोनों को मिला रहा हूं। जब मिलाओगे तो मिलाने के बाद क्या सीन क्रिएट होता है वो देखो जरा। मिलाओगे ना तब ऐसा होता है, एक मॉलिक्यूल हेलो एल्केन का, एक मॉलिक्यूल किसका होगा? वाटर का। फिर अगला मॉलिक्यूल हेलो एल्केन का, फिर उससे अगला मॉलिक्यूल वाटर का, फिर अगला मॉलिक्यूल हेलो एल्केन का, फिर अगला, ऐसे चलता भी, एक वाटर का एक हेलो एल्केन का, इस तरीके से। तब इनके बीच में एक नई अट्रैक्शन क्रिएट होगी, ये न्यू अट्रैक्शन। इस न्यू अट्रैक्शन के अंदर एनर्जी रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज। इन दोनों अट्रैक्शन को पहले तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के लिए क्या? एनर्जी रिक्वायर्ड। और वो एनर्जी कहां से आती है? जो यहां पे ये जो न्यू बॉन्डिंग बनेगी ना, इस अट्रैक्शन से आएगी एनर्जी। अगर यहां पे एनर्जी इतनी रिलीज हो जाती है कि वो इन बॉन्डिंग को तोड़ पाए, तब तो ये दोनों डिजोल्व होंगे, अदरवाइज डिजोल्व नहीं होंगे। लेकिन यहां पे क्या हुआ, जो वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, और इनके अंदर जो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बॉन्डिंग है, उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, इट रिलीज फ्रॉम द न्यू अट्रैक्शन बिटवीन द हेलो एल्केन and the water, which is not compensated. So these old attraction between the water and haloalkanes not dissociate and these are insoluble in water. क्या मतलब है? फिर से जरा एक बार बताता हूं।
यहां पे नई अट्रैक्शन से जो एनर्जी निकलती है वो इतनी नहीं है कि वो वाटर वाली, जो वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो, और हेलो एल्केन्स के अंदर जो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होती है उसको डिसोसिएट कर पाए, ताकि ये दोनों एक दूसरे में क्या हो जाए, इनसोल्युबल हो जाए। इसलिए ये एक दूसरे के अंदर क्या है, इनसोल्युबल है। तो वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हेलो एल्केन्स की डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, इट नॉट रिलीज such amount from the new attraction between the halo alkane and water। इतनी एनर्जी यहां से रिलीज नहीं होती जब हेलो एल्केन और वाटर एक दूसरे के अंदर नई अट्रैक्शन बढ़ाते हैं, ताकि ये ओल्ड वाली अट्रैक्शन टूट सके। क्योंकि ये अट्रैक्शन टूटेगी, ये टूटेगी, ये टूटेगी, ये टूटेगी, तब ये नई बनेगी, और ये नई बनने के बाद जो एनर्जी रिलीज होगी वो इतनी होनी चाहिए ताकि इन दोनों की अट्रैक्शन को तोड़ सके, तब तो होता है सोल्यूबल, अदरवाइज कैसा होता है, इनसोल्यूबल। तो ये कैसे होते हैं, इसलिए इनसोल्यूबल है क्योंकि इनमें इतनी एनर्जी रिलीज नहीं हो पाती। तो इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा था दीज आर स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, ये आप सब एक्सप्लेन करोगे। एनर्जी कंपनसेशन नॉट टेक्स प्लेस, या ड्यूरिंग द न्यू अट्रैक्शन सो मच एनर्जी नॉट रिलीज सो दैट इट कैन डिसोसिएट old hydrogen bonding between the water and the dipole dipole attraction between the haloalkane molecules। ये था भी आपके पास सोल्युबिलिटी, ये सोल्युबल या इनसोल्युबल क्यों हो जाएगा बेटा। तो मैंने आपको फुल्ली डिटेल में बताया है कैसे आप इसको करोगे, हो जाएगा। अब आपके पास अभी सोल्युबिलिटी के बाद एक और फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत पूछ लेता है, हेलोएल्केन्स में भी पूछी हुई है, तो एक और देख लेते हैं कैसी होती है। एक और बता देता हूं, बहुत ही सिंपल सी है, वो होती है डेंसिटी। कभी कभी पूछ लेता है डेंसिटी, डेंसिटी भी मत थोड़ी बहुत है, ज्यादा कुछ नहीं है। डेंसिटी कैसे वाटर से ही कंपेयर होती है, आपको बताओ वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर एम 1 होती है। अब जो आपके हेलो एल्केन्स हैं उनकी कैसी होती है, क्वेश्चन ये है। हेलो एल्केन्स में हम बात करें, किसकी बात करें, जिनके अंदर फ्लोरीन हेलोजन प्रेजेंट है यानी कि RF, जिनके अंदर क्लोरीन प्रेजेंट है उनकी बात करें, तो इनकी जो डेंसिटी होती है लोअर देन वाटर, इनकी डेंसिटी क्या होती है, लोअर देन वाटर। रही बात जिसके अंदर ब्रोमीन प्रेजेंट है, जिसके अंदर आयोडीन प्रेजेंट है, या मोर देन 1 क्लोरीन प्रेजेंट है, मोर देन 1 क्लोरीन, एक से ज्यादा क्लोरीन प्रेजेंट है, उनकी डेंसिटी होती है भी मोर देन वाटर, यानी कि एक से ज्यादा, क्योंकि वाटर की कितनी होती है 1, तो इनकी तो होती है, जिनके अंदर ब्रोमीन हेलोजन प्रेजेंट है, आयोडीन हेलोजन प्रेजेंट है, कहने का मतलब आप RBr हो, कार्बन चैन को हेलोजन या कार्बन चैन को आयोडीन जुड़ा हुआ हो, या फिर जिस कार्बन चैन में एक से ज्यादा हेलोजन हो उनकी क्या होती है अभी वाटर से ज्यादा, और जिनके अंदर फ्लोरीन हो क्लोरीन हो उनकी क्या होती है, लेस देन वाटर। एक और है, जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे, एक चैन में मैंने ले लिए 3 कार्बन, ये ले लिए, एक चैन में अब मैंने ले लिए 4 कार्बन। अगर मैं 4 कार्बन वाले की बात करता हूं और क्लोरीन है, देखो वैसे तो मैंने अभी बताया जिसमें क्लोरीन है उसकी लोअर देन वाटर, लेकिन बेटा ये 2-3 कार्बन तक होता है ऐसा। अब इसमें 3 कार्बन तक तो क्लोरीन जिसमें प्रेजेंट होना वाटर से कम होती है इसकी, लेकिन 4 कार्बन 5 कार्बन बढ़ते जाएंगे तो कार्बन एज कार्बन इंक्रीजेस डेंसिटी भी क्या हो जाती है, अभी इंक्रीज हो जाती है। तो आपको सिर्फ 3-4 याद रखने हैं, 3-4 मतलब फ्लोरीन वाले की डेंसिटी वाटर से लो होती है, या जिसमें 1, 2 और 3 कार्बन हो और क्लोरीन हो उसकी भी लो होती है। बाकी सबकी एक से ज्यादा क्लोरीन प्रेजेंट हो या ब्रोमीन हो आयोडीन हो उनकी कैसी होती है, मोर देन वाटर होती है। ये था भी डेंसिटी के बारे में, यानी कि हमने कंप्लीट समरी देखी है इसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज की। मैंने नेक्स्ट यूनिट उससे नेक्स्ट यूनिट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिजिकल प्रॉपर्टीज कहीं पे भी आपके पास आती हैं तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। तो मैंने बता दिया मैक्सिमम से मैक्सिमम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सोल्युबिलिटी के बारे में जो बताया है। आपको अगर इस वीडियो को एक बार अच्छे से समझ लिया, बार बार देख के या कमेंट सेक्शन में मेरे से कमेंट करके आप आंसर्स पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आपको मैं ये बताता हूं अगले यूनिट में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये आप समझ लो आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज का सेक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तैयार हो जाएगा। थैंक यू। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं आपको मेरे इस चैनल पे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की वीडियो बनी रहेंगी, मिलती रहेंगी। आप ज्यादा से ज्यादा मेरे
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।